बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। प्रोग्राम मैं और आप में मैं आपका मेज़बान अतर कसूरी आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर नौशीन साहिबा, डॉक्टर नौशीन खालिद, PhD पॉलिटिकल साइंस लाहौर से इनका तल्लक है। एहसास वेलफेयर सोसाइटी की चेयरपर्सन हैं। डॉक्टर साहबा क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बातें तो बहुत होती हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, मुख्तलिफ असबाब पे, मुख्तलिफ चीज़ों पे। आज हमारी गुफ्तगू है जिस मौजू पे, वो है ख़वातीन की प्रोटेक्शन के हवाले से और ख़वातीन को हरासमेंट करने के हवाले से। कौन से कानून पास हुए हैं, कौन सी चीज़ें बनी हैं, ख़वातीन को डर और खौफ जो था वो आज भी है। हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ातून को, औरत को जो इज़्ज़त दी, जो मुकाम दिया, वो किसी भी मज़हब में, किसी भी मुआशरे में आज तक नहीं मिला। औरत माँ है, औरत बेटी है, औरत बहन है और औरत बीवी है। हम लोग अपने घर की औरतों को इज़्ज़त देते हैं, उनको मुकाम देते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, जबकि दूसरी औरतों को हमारी निगाहें देखने के वक़्त उसमें शर्म हया ख़त्म हो जाती है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं, बाज़ारों में गुज़रने वाली औरतों को, बाज़ारों में चलने वाली औरतों को गलत निगाहों से, गलत अल्फाज से भी मुखातब करते हैं, फ़िक्रे कसते हैं, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसी हरकत हम मुसलमानों को ज़ेब नहीं देती। डॉक्टर नौशीन साहबा आपसे बात करेंगे इस हवाले से। ख़वातीन प्रोटेक्शन के कानून तो बना दिए गए, उनके ऊपर काम भी हो रहा है, अमल दरामद भी हो रहा है, जबकि आज भी एक औरत अकेली बाज़ार में, अकेली शहर में निकल नहीं सकती, डर और खौफ की वजह से। हरासमेंट उनको डराया जाता है, उनको फ़िक्रेबाजी से, गलत किस्म के अल्फाज से उनको मुखातब किया जाता है और नाजेबा अल्फाज जो बयान भी नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे अल्फाज उनके ऊपर आवाज़ से मुखातब किया जाता है। क्या कहेंगी आप इस हवाले से? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने एक ऐसे मौजू को चुना है जो बहुत हसास है और इस पे अमूमन हम बात नहीं करते, इसे इग्नोर कर देते हैं। हालांकि इसको जब तक हम इस मामले को डिस्कस नहीं करेंगे तो ये हल नहीं होगा। और आपने अपनी बात का आगाज़ किया प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से, तो यह हकीकत है कि हमारे दीन ने औरत को जो मुकाम दिया, इससे कोई इनकार नहीं है। और अल्लाह के नबी की अगर हम ज़िंदगी देखें तो बीबी खदीजा तो जो थी वो बिज़नेस वूमेन थी। और बाकी भी आप देखें कि मुसलमानों ने जब जंगों में हिस्सा लिया तो उनकी तीमारदारी का काम ख़वातीन ही करती रहीं। यानी इस्लामी माशरे में ख़वातीन को इतनी प्रोटेक्शन हासिल थी कि वो साइड बाय साइड जो हैं वो आपकी ज़ौजा मुहतरमा प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्होंने भी प्रैक्टिकली एक बिज़नेस वूमेन के तौर पे किरदार अदा किया। तो आज के माशरे में हम क्यों ये ऐसा फ़ील करते हैं? इसका एक तो पहली वजह तो ये कि हम इस्लाम से यकीनन ये दूरी है, हमारे अपने मज़हब से। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे घरों में आमतौर पे जो माहौल है वो हमें सिखाया यह जाता है, ख़वातीन की तरबियत तो बहुत अच्छी की जाती है। लड़कों में थोड़ा ये है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो थोड़ा हमें तरबियत की तरफ, माओं को बेटों की तरबियत की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। और लड़कियों को जो है वो बोलना सिखाना पड़ेगा कि अगर आपको कोई हरास करता है, कोई इनअप्रोप्रिएट टचिंग आप फील करते हैं या कोई गलत फ़िक्रा, तो आप उस पर बोलना सीखें। कि हमें यह सिखाया जाता है कि चुप रहो, खामोश रहो, इग्नोर करो। तो इस पे पहला स्टेप तो यह कि स्पीक अप। आजकल जो चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न पे, ड्रामे, जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, अगर उनको देखा जाए तो हर ड्रामे में औरत को मजलूम दिखाया जाता है, औरत को इस्तेमाल किया जाता है, औरत को हर जगह पे नीचे गिराने की कोशिश की जाती है, जबकि मर्दों को उससे ऊपर रखा जाता है। और यही चीज़ है जो हमारी जो नई नस्ल है, जो हमारी आने वाली नस्ल है, अगर उन ड्रामों को देखेगी, उन ड्रामों को देख के क्या महसूस करेगी, क्या महसूस करेगी, और वही चीज़ें उनके जहनों पे नक्श हो जाएंगी। जी, पुराने दौर में मैडम, पुराने दौर में जो ड्रामे चलते थे
आज से 20 साल पहले चले जाएं, पीटीवी जब अकेला पीटीवी चैनल था, उसमें जो ड्रामे उसमें चलते थे वो सबक आमोज ड्रामे होते थे, फैमिली ओरिएंटेड ड्रामा, सबक आमोज ड्रामे होते थे, और उसमें इंटरटेनमेंट भी होती थी, वो भी सबक आमोज होती थी, और इस्लाही ड्रामे होते थे, मुख्तलिफ पैगामात, इसके अलावा तारीखी हिस्ट्री ड्रामे देखें, उनमें भी सबक होता था। लेकिन आजकल के ड्रामा में सिर्फ हरासमेंट, ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, एक औरत, 2 शौहर, 2 बीवियाँ, 1 साली, मकसद है मुख्तलिफ इसी मौजू पे ये चीज़ें कहाँ लेके जा रही हैं हमको। मीडिया का भी हमारी किरदार साजी में रोल है। ये आपकी बात बिल्कुल आपने ठीक की है कि ड्रामों में ख़वातीन को कमोडिटी के तौर पे दिखाया जाता है, हमारी वैल्यूज़ को पोर्ट्रे नहीं किया जाता, जो हमारा आम कल्चर है वो नहीं दिखाया जाता, वो क्लास प्रोजेक्ट की जाती है जो यहाँ पे 5% है, और जब उसे कच्चे जहन देखते हैं तो उन पर वाकई असर होता है, और ख़ास तौर पर हमारे जो नौजवान लड़के लड़कियाँ, नई नस्ल, तो उससे भी बिगाड़ पैदा होता है। लेकिन उसमें एक और नई चीज़ है, ये डिजिटल हरासमेंट। वैसे हरासमेंट की तो कई टाइप्स हैं, आप उसमें ये सिर्फ जिस्मानी नहीं है, ये वर्बल भी होती है, डिजिटल, और ये साइबर हरासमेंट। ये जो नई चीज़ सामने आई, सोशल मीडिया की वजह से सामने आई है कि जब ये हमने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसके साइड इफ़ेक्ट और नेगेटिव इफ़ेक्ट भी सामने आए, और काफ़ी केसेस भी मौजूदा चंद सालों में जो हैं इस हवाले से ही दर्ज हुए हरासमेंट के। एक चीज़ है, दफातर में ख़वातीन काम करती हैं, स्कूलों में टीचर्स ख़वातीन काम करती हैं, उस्तादा टीचर भी हैं, मेल और फीमेल टीचर्स एक ही स्कूल में काम कर रहे हैं। आजकल तो को एजुकेशन छोटी क्लासेस से भी शुरू हो गई है। जब हमारा दौर था उस वक्त मैट्रिक, 9th और FA BA के बाद जाके कॉलेज पे या यूनिवर्सिटी में जाके को एजुकेशन होती थी। आजकल तो 6th क्लास से भी को एजुकेशन शुरू हो चुकी हुई है, और छोटी क्लासेस में जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, जो हमारा मीडिया, हमारे टेलीविज़न हमें दिखा रहे हैं, क्या बच्चों के ऊपर उनका असर नहीं पड़ रहा? क्या बच्चे उन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर रहे? और सबसे बड़ी चीज़ ये हमारे जो एंड्रॉयड मोबाइल हैं, टच मोबाइल हैं, ये चीज़ आ गई है, और हर बच्चे के हाथ में घर में ये चीज़ मौजूद है, और हर बच्चा खुलेआम इंटरनेट के ज़रिए हर चीज़ आपकी पहुँच के अंदर है। जो चीज़ आप नहीं भी देखना चाहते, आप इसके ज़रिए वो चीज़ देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को कंट्रोल कैसे करेंगे? कौन करेगा कंट्रोल? घर की माँओं को चाहिए कि बच्चों को अगर ये टच मोबाइल देना है तो ध्यान रखें, तन्हाई में बच्चे अकेले में अपने कमरे में बैठ कर ये यूज़ ना कर रहे हों, उनकी निगरानी में रखें। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? आपने बहुत अहम सवाल उठाया है, और ये वाकई किसी ने नहीं, ये हमने खुद ही इस चीज़ को सही करना है। पेरेंटल गाइडेंस की भी बहुत ज़रूरत होती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो माओ को भी फिर वो सीखना चाहिए, वालिद को भी सीखना चाहिए, वालिद को भी फिर बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम को स्पेंड करना पड़ेगा, और वालदा को भी करना पड़ेगा, और उन्हें ये देखना पड़ेगा कि बच्चे कौन सी मूवीज़ देख रहे हैं, क्या चीज़ें देख रहे हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं। और मेरे ख्याल में छोटे बच्चों को तो मोबाइल और ये चीज़ें देनी भी नहीं चाहिए, उनको तो किताबों से ही और उस चीज़ से लगाव रखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है, जब आपने यूनिवर्सिटी की बात की कि वहाँ पर को एजुकेशन होता है, तो उस वक्त आप एक ख़ास ज़हनी सतह पर होते हैं, मेच्योर होते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, तो आप बाशऊर माशरे का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरा, तालीम जो है वो आपको महज़्ज़ब बनाती है, और महज़्ज़ब वो इंसान कहीं पे भी बैठे होंगे, किसी भी सोसाइटी में, और सिर्फ पाकिस्तान या यूरोप में भी बैठा होगा कोई महज़्ज़ब इंसान, तो वो सोच समझ के बात करेगा कि मैंने ख़वातीन की मौजूदगी में ये बात करनी है या नहीं, फैमिली के साथ हूँ तो ये बात करनी है कि नहीं, बच्चे बैठे हैं तो क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी। तो वो ये वाकई ये एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये बाहर के मुल्कों में भी अब ये पेरेंटल गाइडेंस और ये चीज़ें कही जाती हैं। तो अब हम चूँकि इस्लामी माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी अपनी वैल्यूज़ हैं, तो अब ये तरबियत पे ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी हमें, और ख़ास तौर पे प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है किरदार साजी में, और उसमें माओं को जो है वो ज़्यादा रोल अदा करना पड़ता है। कौम की तामीर में भी माओं का ही किरदार होता है, तो वो बच्चों पे नज़र भी रखें और ख़ुद भी देखें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। वो जब बच्चों के साथ बैठ के मूवी देखें, बहुत सी ऐसी मूवीज़ हैं वो वायलेंस क्रिएट करती हैं, बहुत सी ऐसी हैं कि वो आपको जो है वो दूसरे मज़ाहिब की तरफ राग़िब करती हैं, तो वो उनके अंदर भी मैसेज होते हैं, हिडन मैसेजेस होते हैं। तो बच्चों के लिए वही मटेरियल होना चाहिए जो वालिदैन उनके लिए चूज़ करें। फिर जब एक उम्र पे बच्चा पहुंच जाता है तो फिर उसको आपको आज़ाद छोड़ देना चाहिए, फिर आप उसे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आपने तरबियत कर दी तो अब बच्चे का काम है आगे कैसे चलना है, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन में फोकस करना चाहिए, हायर सेकेंडरी तक भी। बच्चे जब घर से निकलते हैं स्कूल के लिए, स्कूल पहुंच गए, स्कूल में जिम्मेदारी होगी टीचर्स की, बच्चों को संभालना, बच्चों को देखना, बच्चों की तालीम के हवाले से उनकी एक्टिविटी क्या है, दिलचस्पी उनकी किन चीज़ों में है। उसके बाद जब बच्चे घर में आ जाते हैं तो घर में आके तो
अमूरे खानादारी करने वाली ख़वातीन तो घर के काम में मसरूफ़ होती हैं, बच्चे अपना पढ़ाई में मोबाइल पकड़ के कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब उनकी निगरानी कैसे की जाएगी? कौन करेगा निगरानी? कौन देखेगा? किस तरह से पता चलेगा माँ को कि बेटी मेरी किस टॉपिक पे देख रही है, बेटा मेरा किस टॉपिक पे मोबाइल यूज़ कर रहा है, कौन से टॉपिक पे मोबाइल को यूज़ कर रहा है? क्योंकि आजकल तो व्हाट्सएप पे और दीगर फेसबुक हो गए, व्हाट्सएप हो गए, सोशल मीडिया, ईमो प्रो हो गए, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, वीडियोज़ आ जाती हैं जो नाजेबा भी होती हैं, जो देखने के काबिल नहीं होती। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो घर का माहौल है वो हमारी बेटी, हमारा बेटा एक अच्छे रास्ते पे जा रहा है कि या वो नेगेटिव पॉइंट पे जा रहा है? इस चीज़ का भी क्या हमें ख्याल रखना पड़ेगा? कैसे रे ख्याल रखेंगे? दूसरी चीज़ें मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में भी ख़वातीन, तलबा वगैरह स्टूडेंट तालीम हासिल करती हैं। इंस्टीट्यूट में हॉस्टल भी बना लिए जाते हैं और उन हॉस्टलों की आड़ में इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल करने वाली लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है। उनको ब्लैकमेल करके उनके साथ नाजेबा हरकत की जाती हैं। ये तमाम चीज़ें आजकल के दौर में हो रही हैं जी। उनके मुकम्मल प्रूफ भी हमारे पास हैं, हर चीज़ है। इन चीज़ों को कंट्रोल करने वाला कौन होगा? कैसे कंट्रोल की जाएंगी इन चीज़ों को? पहले घर में तो वालिदैन ही है, वो उन्हीं के देखें। पहले माशरा और तरह का था, टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ आई है ना, तो जो नई चीज़ें आती हैं उनके साथ आपको अडॉप्ट भी करना पड़ता है। पहले तो ये चीज़ें नहीं थी। जबकि आप बात करें कि माँ खाना पका रही है तो उसने बच्चों को नहीं छेड़ा। अब तो बच्चों को आपको देखें, छोटे बच्चों को तो मोबाइल देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वालिदैन तो समझते हैं इस चीज़ को। मेरा तो ख्याल है कि जो अनपढ़ लोग हैं वो भी, मतलब मैंने जो देखा है मजदूर तबका भी, उन्हें भी पता होता है कि मोबाइल में क्या है, उसे कैसे यूज़ करना है। हमारी मेड मोबाइल यूज़ करती है, वो बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करती है। तो छोटे बच्चों को तो देना नहीं चाहिए, ख़ासतौर पर जिनकी एजुकेशन चल रही हो। अब ये आप बड़ों की भी बात कर लें, CSS के एग्जाम्स होते हैं, लोग बिल्कुल सोशल मीडिया को कट ऑफ कर देते हैं। इसलिए कर देते हैं क्योंकि अटेंशन डाइवर्ट होती है, आप फोकस नहीं कर सकते ना। तो अगर आपने जब तक ज़िंदगी में कुछ बनना है तो इन चीज़ों को, ये तो फारिग लोगों का मुश्किल है, रिटायर्ड लोगों की एक्टिविटी है। और ये वक्त के साथ साथ ये चीज़ें आई हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये बदल भी जाएंगी, कोई और चीज़ आ जाएगी। अभी जैसे व्हाट्सएप था, फिर फेसबुक थी, फिर कोई और चीज़ आ गई, तो आहिस्ता आहिस्ता हमने आना तो किताब की तरफ ही वापिस है ना, लौटना तो उसी तरफ है। दूसरा, आपने जो बात की है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की और हॉस्टल्स की, वहाँ पे पहले तो सबसे पहले कोई भी इदारा जो बनाता है ना इंसान, सबसे पहले तो उसका सरबराह जो है वही उसका जो है वो निगहबान होता है। जैसे घर का निगहबान वालिद होते हैं, उनके बाद वालदा होती हैं, वो करती हैं सुपरवाइज। तो इसी तरह यूनिवर्सिटी या जो भी इंस्टीट्यूट है उसको जो भी हेड कर रहे हैं, उनके जो प्रिंसिपल हैं या हेड मिस्ट्रेस हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है निगरानी करना बच्चों की और उनकी, या हॉस्टल की जो वार्डन है। अब जो गवर्नमेंट के हॉस्टल्स हैं ना, उनमें चेक एंड बैलेंस होता है आमतौर पर, उसमें लोग विजिट भी करते रहते हैं। और अब ये इश्यूज़ भी आप मीडिया की वजह से भी काफ़ी लोगों की नज़रों में, पहले तो नहीं पता था इस तरह हो जाते थे, तो अब वो हाईलाइट हो जाती हैं। अक्सर चीज़ें छुपती नहीं हैं, सामने आ जाती हैं। और बच्चे भी इतने आजकल के तेज़ हो गए हैं कुछ के, वो खुद भी जो है वो अब उसको करते हैं, नोटिस करते हैं इन चीज़ों को। तो उसमें जिम्मेदारी जो है वो वार्डन की है। और उसमें गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं। बच्चे होंगे, हमारा मुस्तकबिल नौजवानों से ही होता है ना। पाकिस्तान में तो 75% हमारे नौजवान हैं, हम इतने खुशकिस्मत हैं। तो हमें हुकूमत को भी और इदारों को भी, और ख़ास तौर पे जो तालीमी इदारों के सरबराह हैं, उन्हें हमारे जो नई नस्ल है उनकी किरदार साजी की तरफ तवज्जो अगर देनी है तो वो मैनेजमेंट की तरफ भी देनी है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। पहले तो कपड़े कैसे पहन रहे हैं आप, फिर आप जो है वो मतलब इनअप्रोप्रिएट ड्रेसिंग तो नहीं कर रहे, वो भी एक यूनिवर्सिटी का कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है। फिर वो बाहर जाके वो डेटिंग वगैरह का वो जो कल्चर है, वो जो आपने अभी ड्रामास की बात की, वहाँ से वो जो आया है। हाँ, फिर वो मोबाइल फ़ोन आप देखें कि रात को बच्चे क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये जो सारी रात के कंपनीज ने भी फ्री पैकेजेस दिए हैं, तो वो हमारी यूथ को ख़राब कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं दे रहे, उन्हें क्या मिल रहा है फ्री पैकेजेस दे के। तो ये भी चीज़ें जो हैं ये हमें, अब चलें वालिदैन अगर नहीं कुछ कम पढ़े लिखे भी होते हैं वालिदैन या गरीब होते हैं, वो अपनी मेहनत मजदूरी में उसमें घर बार को संभालने में लगे होते हैं, साथ साथ तो पढ़े लिखे बाशऊर होते हैं ना, तो उनको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर साथ साथ इन चीज़ों के हवाले से कि बच्चों को आपने कैसे, मतलब हर छोटे बच्चे जो हैं उनके हवाले से भी खासतौर पे, ये जो बच्चों को हरास किया जाता है उनके साथ ज्यादती होती है, कि उनके बच्चों को आपने ट्रेनिंग देनी है, बच्चों को सिखाना है कि अपने आप को आपने कैसे प्रोटेक्ट करना है। इसी तरह जो यूथ है उनके हवाले से भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट यूनिवर्सिटी का आपने क्या बनाना है।
कि आपके यूथ की जो है वो तरबियत है, किरदार साजी हो, जो एक इस्लामी माशरे में होनी चाहिए। अच्छा मैडम, एक बात है कि अगर अदारे का सरबराह ही इस ब्लैकमेल में शामिल हो जी, तो उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? ऐसे भी कुछ वाक़यात हुए, अब मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी, कुछ बड़ी यूनिवर्सिटी के सरबराहान थे तो उन पे इल्ज़ाम लगे हैं, फिर कुछ मतलब लोगों ने पॉइंट ऑफ भी किया कुछ। तो वही बात है ना, मैंने आपको कहा कि इग्नोर करना सिखाया जाता है कि चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। तो कुछ गैरतमंद लोग भी आ जाते हैं बीच में, तो वो फिर वो बोले हैं और वो वाक़यात मंजिर पे आए हैं और उन्हें हटाया भी गया। तो वो बोलना तो आपको पड़ता है। पहली चीज़ तो आपको ये सिखाना पड़ेगा लड़कियों को ख़ास तौर पे कि ऐसे मामलात में वो खामोश ना रहें, बोलने। और दूसरा नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से इदारे हैं जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ख़वातीन के हवाले से कौन से इदारे हैं, क्या क्या आपके पास रेमेडीज़ हैं। बिल्कुल ठीक है बात आपकी। हमारी इंतज़ामिया को भी इसमें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। कोई ऐसे इदारे, कोई ऐसे इंस्टीट्यूट, कोई ऐसे चीज़ें अगर हैं तो अगर उनको कोई इत्तला मिलती है कि मालूम होता है कि इस इदारे में ये काम हो रहा है और ये गलत किस्म के काम हो रहे हैं, तो उस इदारे के ख़िलाफ़ इंतज़ामिया को एक्शन लेना चाहिए। वुमेन प्रोटेक्शन के साथ साथ ख़वातीन को हरासा करने के हवाले से उन्होंने कौन से ऐसे कवानीन हैं जिन पर अमल दरामद करवाया जा रहा है, और जहाँ तक शहर कसूर में इस तरह के कोई वाक़यात अगर हुए हैं तो उन वाक़यात का सद्देबाब क्या किया गया है, क्या उन लोगों को इंसाफ मिला, क्या उन लोगों को प्रोटेक्शन मिली, क्या उन ख़वातीन की इज़्ज़तों को पमाल करने वालों को इबरत का निशाना बनाया गया कि नहीं। प्रोग्राम में हमने जो बात की, इसका पैगाम आवाम को हमने क्या देना है, हमारे साथ ही रहिएगा। दो घड़ियां रुक जा तकदीरे, मैनू लगियां तोड़ निभालन दे, अज मुकदे होए सामा लई, दो दिल दे बोल सुनालन दे, ओने सारी हयाती अज़माए, अज मैनू याद अज़मालन दे, हवाले कर दे इस जान दा मालिक आलन दे, गल्लां चों गल ते कोई नहीं सी, तुसी गल दी गल बना छोड़ी, असा जितनी गल मुकांदे रहे, तुसी उतनी गल वधा छोड़ी, असा नित खलूसी बिछा कीती, तू सजड़े का नाल वंजा छोड़ी, असा लोका नाल मुकांदे रे, तुसा साडे नाल मुका छोड़ी। ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी बिना पर
ख़वातीन को ही जुल्म का निशाना बनना पड़ता है। और इंतज़ामिया से बात की, इंतज़ामिया तो इस सिलसिले में बहुत सख्त उन्होंने जवाब दिए हैं। जो बात उन्होंने की है, अगर इस पर अमल दरामद वो कर दें तो हो सकता है कोई भी किसी भी खातून को परेशान करना, नाजायज़ तंग करना, फ़िक्रबाजी करना छोड़ दे। मैडम आपसे बात करेंगे, ख़वातीन को जब हरासमेंट किया जाता है उनकी कमज़ोरियों की वजह से किया जाता है कि वो किस चीज़ में कमज़ोर है, किस वजह से वो उनके काबू में आ सकती हैं। उस बेस पर अगर कोई खातून किसी इंस्टीट्यूट में स्टडी हासिल कर रही है, लड़की को स्टडी हासिल कर रही है, तो उसको अगर कोई बंदा करेगा ब्लैकमेल, या तो उसकी गुर्बत की बात उसको ब्लैकमेल करेगा, या उसकी कोई तालीमी कमी है जिसको वो बंदा उजागर करके उसको मार्क्स के हिसाब से, उसको तालीम फ्री करने के हिसाब से ऑफ़र दे के अपनी हवस का, अपनी हरासमेंट का निशाना बनाएगा। तो इन चीज़ों को किस तरह से दूर किया जा सकता है और वो बच्चियाँ अपना प्रोटेक्शन कैसे कर सकती हैं, किस तरह से वो करेंगी? ये एक चीज़ तो यही है जो आपने नुक्ता उठाया है अभी, कि उन्हीं लोगों को निशाना बनाया जाता है जहाँ पे आपको उम्मीद होती है कि रिएक्शन कोई नहीं आना। तो क्रिमिनल हमेशा उन्हीं लोगों को टारगेट करता है कि यहाँ पे तो किसी ने बोलना नहीं है, आवाज़ नहीं उठानी, और कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं है, तो आमतौर पर उन्हें टारगेट किया जाता है। दूसरा ये जो इशू है ना ईव टीजिंग का, ये बड़ा पुराना इशू है, लॉन्ग स्टैंडिंग है। मैं अपनी आंटी से भी ये सुना, उन्होंने भी अपनी पेरेंट्स से ये सुना है कि उनके दौर में भी ऐसे होता था कि जब ख़वातीन बाहर निकलती हैं ना तो वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं करती, ख़वातीन भी और अब तो बच्चे भी और लड़के भी, वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते। उसकी वजह क्या है? उसकी एक वजह तो ये है कि हमारा माइंडसेट ये है कि हम हमेशा ब्लेम जो है वो ख़वातीन पे ही डाल देते हैं। उनकी ड्रेसिंग को कभी कर देते हैं कि ड्रेसिंग इनअप्रोप्रिएट थी तो इस वजह से ऐसे हुआ। लेकिन अभी आप देखें कि माजी में जितने भी इस वक्त केसेस सामने आ रहे हैं, छोटे बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, लड़कों को बनाया जा रहा है। अब उनको उनमें क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है क्रिमिनल को, कि मतलब हम उसको इनकरेज करते हैं। इस तरह के कमेंट्स दे के भी ना क्रिमिनल को इनकरेज किया जाता है और हम साथ नहीं देते विक्टिम का, तो इस वजह से भी लोग खामोश रहते हैं। दूसरा, माशरे में जो है वो एक हमारे वैसे भी बोलना मुश्किल है जिस तरह का माहौल है, और तीसरा प्रूफ करना मुश्किल है। हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें काफ़ी लूप होल्स हैं, तो उसमें कन्विक्शन नहीं होती ज़्यादातर ऐसे केसेस में, और सिर्फ 5% को अभी तक सज़ा मिली होगी, सज़ा नहीं मिलती। इससे भी उनकी जो है वो हौसला बुलंद होता है। अभी आप देखें कि ये हरासमेंट पे जितने इदारे काम कर रहे हैं वो काम तो कर रहे हैं, वहाँ पे ख़वातीन भी हैं सब कुछ, लेकिन अगर आप डाटा इकट्ठा करें तो अभी भी आपको ये लगेगा कि अभी भी आप ख़वातीन से भी अगर आउटडोर में बातचीत करें तो वो कहेंगी कि बाहर जाते हुए हम अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते, पार्क्स में, पब्लिक प्लेसेस में, तो ये ईव टीजिंग होती है। तो ये जब तक मतलब सख्ती से कानून पे अमल नहीं होगा और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स नहीं दी जाएंगी तो तब तक जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ महसूस नहीं होगा ख़वातीन को और बच्चों को। एक खातून ही दूसरी खातून के दुख को समझ सकती है, एक खातून ही दूसरी खातून को रुसवा कर सकती है। जैसे पिछले दिनों हमारे पाकिस्तान में एक चला था प्रोग्राम, काम चला शुरू होता था कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नाम से। बड़े बड़े शहरों में ये बातें चली थी, शुरू हुई थी। ख़वातीन निकली, सड़कों पे निकल आई, बड़ी बड़ी फ्लैक्सेस लेके, बड़े बड़े बैनर्स लेके, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नाम से। अब ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें कुछ ऐसी ख़वातीन ही हैं ना जो उन औरतों को उन्होंने बहकाया, उन औरतों के जहनों के ऊपर गलत चीज़ें डाली और उनको इस चीज़ के ऊपर माइल किया कि हम लोग ये बातें करें कि हम जो हैं वो हमारी मर्ज़ी है, हम अपने जिस्म को जिस तरह चाहें, अपने लिबास को, अपने आप को जहाँ चाहें इस्तेमाल कर सकें। जो चीज़ हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है, जिसकी हमारे प्यारे नबी ने इजाज़त ही नहीं दी, वो काम हम मुसलमान कैसे कर सकते हैं? और ये कुछ मुख्तलिफ बैरूनी तागूती ताकतों ने उन्होंने इस चीज़ को हमारे अंदर लाने की कोशिश की, हमारे मज़हब को, हमारे दीन को बदनाम करने की कोशिश की। अब हम लोग लिबास हमारा देख लें, हमारी ख़वातीन, बच्चियाँ, हम बच्चियों को इग्नोर कर देते हैं, जीन्स टाइट्स पहन के बाज़ारों में आती हैं। तो जब कोई चीज़ अपने आप को नुमाया हम करेंगे, अपनी चीज़ हम उभार करके दिखाएंगे, नुमाया करके दिखाएंगे, तो क्या देखने वाला उसको छोड़ेगा? एक फ्रूट ले लें आप, संतरा ले लें, ऊपर से कवर है
उसको पूरा कवर किया हुआ है, उसको अल्लाह ताला की ज़ात ने मखलूक ने उसने कवर किया है। जब उसको कवर उतार दिया उसका सारा भेद खुल गया। जब तक वो कवर में है महफूज है, जब कवर उतर गया ख़त्म हो गया। और यही चीज़ हमारे इस्लाम में हमारे नबी ने हमें समझाई कि औरत पर्दे के अंदर ही अच्छी लगती है, पर्दे में ही औरत का तहफ़्फ़ुज़ है, हिजाब में ही औरत का मान है। जबकि हम लोग हिजाब से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर्दे से हटने की कोशिश कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की इस हवाले से कि औरत को हरासा क्यों किया जाता है, औरत की इज़्ज़तों को पामाल क्यों किया जाता है, औरत का तहफ़्फ़ुज़ हमारे मुल्क में क्यों नहीं है, जबकि हमारा दीन, हमारा मज़हब हमें औरत की इज़्ज़त का सबक देता है, दर्स देता है। हमारे नबी ने भी यही फरमाया कि औरत आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है और आपकी बीवी है। अपनी निगाहों को अगर हम साफ़ रखेंगे, अपनी ज़बानों को अगर हम साफ़ रखेंगे तो कोई मजाका नहीं कि औरत भी इज़्ज़त व तकरीम के साथ इस मुआशरे में बाज़ार से, घरों से बाहर निकल सके। जबकि हम लोग अपने आप को नाखुदा समझते हुए, अपने आप को एक ताकत समझते हुए औरत को कमज़ोर रखना चाहते हैं। जबकि औरत भी हमारे शाना बिशाना अगर इस मुआशरे में काम करे तो औरत ही औरत के मसाइल को सामने ला सकती है, औरत ही औरत के मसाइल को समझ सकती है। अगर डॉक्टरी के शोबे में औरत ना हो तो औरत के मसाइल कैसे हल होंगे, अगर शोबा तालीम में औरत ना हो तो बच्चियों को तालीम कौन देगा, अगर किसी भी शोबा में, सियासत में भी लगा लें, अगर सियासत में भी औरत या ख़वातीन ना हो तो सियासी मसाइल के हवाले से, ख़वातीन के मसाइल के हवाले से, ख़वातीन की परेशानियों के हवाले से आगे अरबाब इख्तियार तक बात कौन पहुँचाएगा, असम्बली तक ख़वातीन के मसाइल कौन पहुँचाएगा। हम लोगों को चाहिए कि हम अपने नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दें, अपने घर की औरतों के साथ बाहर की औरतों को भी तहफ़्फ़ुज़ दें। क्योंकि अगर हमारी माँ है तो दूसरे की माँ भी हमारी माँ है, दूसरे की बेटी भी हमारी बेटी है, दूसरे की बहन भी हमारी बहन है। प्रोग्राम के आखिर में आपसे इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। ऐ अल्लाह, मुझे अपनी इबादत की और सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह हाफ़िज़।